नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आज मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम बेसिक से। आधुनिक भारत जिसे कहते हैं, आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा में, चाहे वो बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर सिलेबस में हिस्ट्री का अगर सिलेबस की अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री के सिलेबस में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछता है किसी पोर्शन से तो वह है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत से। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये तो है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन, कैसे पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, इन सब के बारे में बात करूंगा। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अगर आप बिहार पीसीएस की परीक्षा में अगर देखेंगे तो हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन के आसपास, 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं हमेशा। 56 से लगाए अभी तक पहुंच जाइए, आप देखेंगे 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं और कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये एक टॉपिक स्टार्ट किया गया है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड वो टॉपिक भी मैं आपको दे रहा हूँ। सीसेट लगातार चल ही रहा है, लूसेंट सीरीज भी आपका चल रहा है, करंट अफेयर का भी सीरीज चल रहा है, और भी जितना भी इंपॉर्टेंट हो सके, चाहे वो यूपीएससी के लिए, चाहे बीपीएससी के लिए, चाहे यूपीपी से जो 3 परीक्षाएं आने वाली हैं, या वनडे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वनडे एग्जाम में भी तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ही है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूरा एकदम प्री ओरिएंटेड लेके चल रहा हूँ, आराम से इसको पढ़िए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पुर्तगालियों का, यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन, कैसे वाणिज्य कंपनी आती है, कैसे वो आते हैं हम यहाँ पर व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते कैसे ही हमारे हर चीज़ में वो हस्तक्षेप करना चालू हो जाते हैं, चाहे हमारा धर्म हो, चाहे हमारी राजनीति हो, हर सेक्टर्स में वो इंटरफेयर करना चालू कर देते हैं। व्यापार करने के लिए उनको कार्टेज पद्धति लाइसेंस पत्र मिलता है, और व्यापार के साथ साथ कैसे वो व्यापार के साथ साथ हमारे जितने भी साम्राज्य, हर चीज़ में उनका पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगालियों के आगमन पे, हमारा टॉपिक जो रहेगा। उसके बाद डचों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इन सब मुद्दों पर आज का जो हमारा टॉपिक होगा इन्हीं सब मुद्दों को लेकर होगा कि पुर्तगालीज आए, वो अपने साथ क्या लेकर आए, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए, कौन उनका सहयोग यहाँ पर किया था, क्या उनका मंशा था, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। कौन गवर्नर वहाँ पे सबसे लोकप्रिय गवर्नर था, इस सभी मुद्दों पे जो भी जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, फैक्चुअल डेटा जहाँ बताना होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, हिंट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने पहले चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको जो भी वीडियो जाएंगे वो तुरंत आप लोग को मिल जाएंगे। ये युक्ति आईएएस का ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिए, दोनों माध्यम में भी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है। हर स्टेट के पेपर होते हैं, चाहे यूपीएससी का, बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का, सभी का पेपर यहाँ पर, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी है, बैंक, एसएससी, रेलवे सभी है, कोई भी पेपर आप लोग दे सकते हैं। यूपी पीसीएस का भी चल रहा है, यूपीएससी का भी चल रहा है, बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बिहार पीसीएस का ये है, इसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लूसेंट बूस्टर का भी एमसीक्यू चल रहा है, इसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 20 क्वेश्चन का सेट मिलता है आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। देखिए, वाणिज्यिक कंपनियां समुद्र के रास्ते भारत व्यापार करने के लिए आती हैं, तो ये फोटो के माध्यम से देखिए, और एक ट्रिक याद रखिएगा, भारत में यहाँ पर बता भी दिया हूँ मैं, लिखना हो तो लिख लीजिएगा आप लोग, कि भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का जो आगमन है, सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली, पी से पुर्तगाली, पेडफ, पेडफ जो है पी डी आपका ई डी एफ, पेडफ जो है पी डी ई डी एफ, याद रखिएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ये जो है पुर्तगालियों का भारत में जो व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन होता है, उनका आने का क्रम यही है। पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर आते हैं डच आते हैं, फिर आते हैं अंग्रेज आते हैं, फिर आपके आते हैं डेनिश आते हैं, फिर आपके आते हैं फ्रांसीसी, यानी कि सबसे लास्ट में कौन आता है, फ्रांसीसी आते हैं। तो ये ट्रिक जो है वो याद रखिएगा कि पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, ये आने का उनका क्रम है, तो इसको याद रखिएगा। तो यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों के भारत आगमन में ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके आने का क्रम बड़ा पूछता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों के आगमन पे, कि पुर्तगाली आगमन, ये देखिए पुर्तगालियों का आगमन में 1498 ईस्वी में, 1948 ये डेट बहुत पूछता है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा द्वारा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज किया, जिसमें एक उस गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने उसकी सहायता की। याद रखिएगा कि 1498 में जो वास्को डिगामा था, उसने केप ऑफ गुड के रास्ते भारत की खोज किया था।
उसको पता चला कि भारत कहाँ पर है। और मजे की बात है वो किस उद्देश्य के लिए आए थे, वो आए थे यहाँ पर मसालों के व्यापार करने के लिए। जिसने एक गुजराती व्यापारी, उस गुजराती व्यापारी का नाम भी कई बार परीक्षाओं में पूछता है, जिसका नाम है अब्दुल मजीद, ने उसकी सहायता किया था। और सर्वप्रथम जो वास्को डिगामा था वो जो कालीकट पहुंचा। वास्को डिगामा सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जब उसका आगमन हुआ था तो सर्वप्रथम वह कहां पर पहुंचा, तो वो पहुंचा कालीकट पहुंचा, जहां पर एक हिंदू शासक जेमरिन ने उसका स्वागत किया। देख लीजिए यही लोग हैं भाई लोग, बुलाने वाले जयचंद लोग। जहां पर एक हिंदू शासक जेमरिन ने उसका स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने वास्को डिगामा का विरोध किया, क्योंकि व्यापार जो मसालों का, भारत का मसाला पूरे विश्व में फेमस है, आज भी है। और जो व्यापारी ऑलरेडी पहले से व्यापार कर रहे थे, इसको भी पता चला कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जाएंगे और वहां पर मसालों का अगर हम व्यापार करने के लिए जाते हैं तो देख रहे हैं कि कितने गुना उनको प्रॉफिट हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, किसी भी मान लीजिए एक आदमी का साम्राज्य हो, मान लीजिए कोई भी कंपनी हो, आईएएस की कोई कोचिंग हो, मान लीजिए दूसरी आईएएस की कोचिंग आएगी तो विरोध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा। वैसे ही जब ये पहुंचता है वहां पर, जैसे मैंने कहा कि वास्को डिगामा जो केप ऑफ गुड के रास्ते उसने भारत की खोज किया, उसके बाद गुजराती जो व्यापारी था अब्दुल मजीद, जो बहुत बार पूछता है मजीद के बारे में, उसकी सहायता किया और सबसे पहले वास्को डिगामा कालीकट पे पहुंचता है। उसके बाद एक हिंदू शासक जेमरी ने उसका स्वागत किया जहां पर कालीकट पे। उसके बाद लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पे जो अरब के व्यापार, अरब समुदाय के जो लोग थे जो पहले से ही व्यापार कर रहे थे, उन्होंने इसका हस्तक्षेप किया। किसका? वास्को डिगामा का विरोध किया कि भैया आप कहां से आ गए, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आप आके वैकेंसी में क्यों डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। तो ये है वास्को डिगामा का विरोध किया। इसको याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पे फैक्चुअल डेटा है मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताना है, प्री ओरिएंटेड ये बैच है पूरा। एक गुजराती व्यापारी का नाम रखिएगा, अब्दुल मजीद नाम है। वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? कालीकट पहुँचता है। वहाँ पर एक हिंदू शासक, उसका नाम क्या है? जेमरी नाम है उसका। उसके बाद वहाँ पर कौन व्यापार कर रहे थे? अरब के लोग व्यापार कर रहे थे। विरोध किसने किया? अरब के, वही वास्को डिगामा का विरोध भी करते हैं। किस सन में? 1498 ईस्वी में। किसके रास्ते? केप ऑफ गुड के रास्ते। ये सब शब्द जो है याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं पुर्तगालियों के आगमन पे। वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली, वास्को डिगामा जो था प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री था। वास्को डिगामा यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ, यूरोपीय है, यूरोपीय यात्री था। वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री था। भारत से व्यापारिक संबंधों की स्थापना हेतु पुर्तगालियों ने पूरब के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाया। भाई व्यापार कैसे करेंगे? तो एक कंपनी बनाओ, कंपनी लाइसेंस देगी, भैया आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का लाइसेंस दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री था और भारत से उसने व्यापार करने हेतु पुर्तगालियों ने पूरब के साथ, मतलब भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाया। वास्को डिगामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया। पहली बार कब आया? 1498 में आया। दूसरी बार कब आया? 1502 में आया। यानी कि 98 और 2 में मतलब 4 साल का डिफरेंस है। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत से व्यापार करने के लिए 1503 ईस्वी में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना किया था। तो आया तो उसने व्यापार करने के उद्देश्य से। अरब के जो लोग थे, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी व्यापार करते, वो उसका विरोध करते हैं। फिर वो दूसरी बार भारत आता है, 1502 ईस्वी में आता है। उसके बाद एक कंपनी रजिस्टर्ड करता है और 1503 ईस्वी में वो पूर्वी जगत से व्यापार करने के लिए, अर्थात भारत से व्यापार करने के लिए उसने एक दुर्ग का स्थापना करवाया था। और वो दुर्ग कहाँ पर था? कोचीन। कोचीन भारत में अपने पहले दुर्ग की वो उसने स्थापना किया था। ये याद रखिएगा, एक भी डेटा इंपॉर्टेंट है सारा यहाँ पर। प्रथम यूरोपीय यात्री था, ये भी याद रखिएगा। और 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। दूसरा ये डेटा याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने पूरब के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा दूसरी बार 1502, पहले 1498, फिर 1502 ईस्वी में आता है। और 1503 ईस्वी में उसने एक दुर्ग का निर्माण किया था। दुर्ग का नाम कहाँ था? कोचीन में किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं मसालों के बारे में जिक्र कर रहा था, पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत के साथ वह काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं सब, दुर्ग का स्थापना करते हैं सब, और उनका मेन उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। किसका व्यापार करना? काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, अपना सिक्का जमाना चाहते थे, अपना सारा साम्राज्य इसलिए स्थापित करना चाहते थे ताकि उन चीज़ों पर उनका आधिपत्य हो जाए। और ऑलरेडी पहले अरब के लोग वहाँ पर व्यापार कर रहे थे, तो उन्होंने इसका विरोध करना चालू किया कि भैया हम तो ऑलरेडी बैठे, तुम कहाँ से आ गए।
इसके साथ ही साथ भारत से व्यापारिक संबंधों की स्थापना हेतु पुर्तगालियों ने पूरब के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो याद रखिएगा, पूर्वी जगत के साथ वह काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में इसके बाद देखिएगा, एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल डेटा बड़ा पूछता है स्टेट बीसीएस में। भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन आया था? फ्रांसिसो डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1505 ईस्वी में। उसका नाम था वायसराय का फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अल्मेडा जो है आधा ल है, अल्मेडा इसका नाम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अल्मेडा, फ्रांसिसो डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत आया और अल्मेडा ने भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक पॉलिसी निकाला था जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की नीति। ठीक है, तो अल्मेडा ने भारत को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये भी पेपर में खूब मेंस में पूछता है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की नीति, जिसका समुद्र है उसी का व्यापार होगा। ठीक है, तो समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की नीति किसके द्वारा लाया गया था? जो वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिसो डी अल्मेडा, उसी के द्वारा समुद्री मार्गों पर व्यापार की जो नीति लाई गई थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाई गई थी, अल्मेडा के द्वारा ही लाया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों का सबसे अगर लोकप्रिय गवर्नर की अगर बात किया जाए, कि जिक्र किया जाए अल्मेडा के बाद, तो पुर्तगालियों का सबसे लोकप्रिय गवर्नर अल्फांसो द अबुलकर्क था, जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्मेडा तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आता है, लेकिन अगर सबसे लोकप्रिय गवर्नर की बात किया जाए तो अल्फांसो द अबुलबर्ग था, जिसने पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अबुलकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। देखो, सबसे पहला इनका काम। और इसने विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय से भी मित्रवत संबंध बनाए, जिसे केडीआर जिसका नाम है कृष्णदेव राय साहब, उनसे इन्होंने अपना मित्रवत संबंध इसने स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, सबसे अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए उसका नाम है अल्फांसो द अबुलबर्ग। और जो अल्मेडा जो गवर्नर था 1505 में आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। उसके बाद लोकप्रिय गवर्नर आता है अल्फांसो द अबुलबर्ग आता है। उसके केडीआर से भी बहुत अच्छे संबंध थे, कृष्णदेव राय से भी बहुत अच्छे संबंध थे। और इसने आदिल शाह से 1510 ईस्वी में जो आदिल शाह से गोवा को छीन भी लिया था। तो ये भी जितने फैक्चुअल डेटा बता रहा हूं इसको याद रखिएगा। और देखिए, अबुलकर्क ने सबसे पहले देखिए क्या किया था, इसकी एक पॉलिसी देखिए। जब जीतना है तो अबुलकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रेरित किया, जिससे भारत पर उनकी पकड़ स्थापित हो सके। तो अबुलकर्क ने क्या किया कि पुर्तगालियों को यहाँ पर बसना था, व्यापार करना था, तो उसने क्या किया, देखो इन सबका दिमाग कितना तेज था। भारतीय महिलाओं से विवाह हेतु उसने प्रेरित किया, जिससे भारत पर उनकी पकड़ स्थापित हो सके। और अबुलकर्क ने अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी पर रोक लगा दिया था कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, हम नए आए हैं, हम ही स्थापित कर रहे हैं 1510 ईस्वी में। और इसके साथ साथ अबुलकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती की थी। बताइए, आए थे हमारे देश में लोग, आए थे सिर्फ व्यापार करने के लिए, और भर्ती हमारे लोग कर रहे हैं सब, ताकि विरोध ना हो। हम आए हैं, कंपनी खोले हैं, व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ही वो लंदन चला जाऊं और सब भारतीयों की वहां पे एंट्री करूं, तो विरोध तो होगा ना, वहां के लोकल को भी रखना पड़ेगा कहीं पे भी। देखिए इनका गेम, देखिए कितना तगड़ा ये गेम खेलते हैं। पुर्तगालियों का मुख्य ध्यान मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। ये अरब के लोग पहले से ही व्यापार वहाँ पे कर रहे थे, ये भी जाते हैं, वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जिससे वहाँ पर इनका विरोध होता है। तो ये भी इनका याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जो आज प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं आप, वह तंबाकू, जो सुरती लोग खाते हैं, जो तंबाकू जो है वह जहाज निर्माण की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में उसे क्या किया, पॉपुलर बना दिया, प्रसिद्ध बना दिया। लोग उसको और हिट मतलब जानने लगे कि भैया लाने वाला कौन है। तो पहले लाने वाले कौन है, पुर्तगाली जी हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं। तंबाकू, जहाज निर्माण की शुरुआत करने वाले सब के सब जो है पुर्तगालियों की ही देन है, और बाद में अंग्रेज उसे पॉपुलर बना देते रहे। इसके साथ ही साथ पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति एक चलाई थी, जो एक प्रकार का लाइसेंस पत्र होता था। जैसे आज देखते होंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष जो है हमारा वो चलता है 1 साल का, जिसको लाइसेंस किसी टेंडर को मिलता है, तो वैसे ही कार्टेज पद्धति चलाई गई थी, जो एक प्रकार का लाइसेंस पत्र होता है।
तो ये भी ध्यान दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर पुर्तगालियों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया, उसको आराम से पढ़िएगा। इसके साथ ही साथ 1632 ईस्वी में देखिए इसके कारनामे क्या क्या हैं। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को पश्चिमी तट से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि वहां के लोगों को धर्म पालन में परेशानी हो रही थी और पुर्तगाली वहां ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। एक तरफ वो सब पुर्तगाली हिंदू महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित कर रहे थे सब। दूसरा, पुर्तगाली जो है पश्चिमी तट पर जाकर वहां पर धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, जिससे वहां के लोगों को होने वाली तरह तरह की परेशानियां हो रही थी धर्म में। और इसी का वहां पर जो आपका शाहजहां था उसने इसका विरोध भी किया था और पुर्तगाली वहां ईसाई धर्म का प्रचार कर भी रहे थे। इसके साथ ही साथ 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ और पुर्तगालियों ने गोवा दमन द्वीप पर भी 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। आए थे सबसे पहले, गए भी सबसे लास्ट में। ये भी याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा दमन द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। तो 1632 की घटना क्या है, 1556 की घटना क्या है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा पुर्तगालीज के बारे में। अगला हम बात करते हैं डचों के बारे में। तो जितना इंपॉर्टेंट था पुर्तगालीज के बारे में वो मैंने आप लोग को बता दिया कि पुर्तगालियों का आगमन क्या था, इनका मेन मंशा क्या था। एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, आप लोग को देख लीजिए। अपना खुद का नोट्स बनाते रहिए आप सभी के सभी, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी और पेपर में इसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा पूछता है इस टॉपिक से। देखिए सारा मैं बताया कि पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ये आपका क्रम बताया। 1498 में वास्को डी गामा केप अडहूर के रास्ते भारत आया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अबुल मजीद ने इसकी सहायता किया था। वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट पहुंचता है, वहाँ पर हिंदू शासक जेमनी उसका स्वागत करता है, लेकिन कालीकट के समुद्री तट पर पहले से जो अरब के लोग व्यापार कर रहे थे उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया, ये बताया मैंने आप लोगों को। उसके बाद वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था, प्रथम यूरोपीय यात्री था और भारत से व्यापारिक संबंधों की स्थापना करने के लिए उसने कंपनी रजिस्टर्ड करवाया था, कंपनी बनाया था। वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था, 4 साल बाद आया था, 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने पूर्वियों के साथ, मैंने पूर्वी जगत के लोगों से व्यापार करने के लिए 1510 ईस्वी 3 ईस्वी में 2 में आया। 3 में उसने क्या किया था, सबसे पहले एक दुर्ग की स्थापना कोचीन में किया था, ये भी मैंने आपको बताया। वो किसके व्यापार के लिए आए थे, काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर अधिकार करने के लिए आना चाहते थे। भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए, पूरब के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी भी रजिस्टर्ड किए थे। प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डे अल्मीडा जो है 1505 में आता है। अल्मीडा भारत में नियंत्रण को स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी चलाता है, इसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी मैंने बताया आपको, समुद्र पर नियंत्रण की नीति। पुर्तगालियों का सबसे लोकप्रिय गवर्नर अबुलबर्ग था, जिसने पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आया था। अबुलबर्ग ने ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीना था। इसके साथ जो आपके विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेवराय साहब, इनसे भी इसके मधुर मित्रवत संबंध थे, ये मैंने आपको बताया। और बताया अबुलबर्ग ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रेरित भी किया था, जिससे भारत पर उनकी पकड़ स्थापित हो सके। इसके साथ ही साथ उसने अबुलबर्ग ने ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी उसको भी उसने समाप्त कर दिया, रोक लगा दिया उस पर। अबुलबर्ग ने सेना में भारतीयों को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, भर्ती करने लगा और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मसालों के व्यापार करना था। इसके बाद बताया कि प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू हो, प्रिंटिंग प्रेस हो या जहाज का निर्माण की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था, बाद में इसे अंग्रेजों ने उसे पॉपुलर बनाया था। और पुर्तगालियों ने एक कार्टेज पद्धति अपनाई थी, जो एक प्रकार का लाइसेंस पत्र था, ये मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साथ 1632 ईस्वी में बताया कि शाहजहां ने पुर्तगालियों को पश्चिमी तट पर इसलिए जाने से रोका क्योंकि वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिससे कि वहाँ के लोग जो धर्म में उनके हस्तक्षेप हो रहा था, ऐसा वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही थी। और 1556 ईस्वी में मैंने ये बताया कि गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था और पुर्तगालियों के साथ भारत में एक प्रथा स्थापत्य कला आती जिसका नाम था गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था और पुर्तगालियों ने गोवा दमन द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। तो पूरा पुर्तगालियों के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा पुर्तगालियों के बारे में। अगला जो टॉपिक है आपका डचों के बारे में है कि पुर्तगाली जाएं फिर डच आते हैं। अब डचों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2 टॉपिक कम से कम कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए बात करते हैं डचों के बारे में। डचों के बारे में यह है कि 1600 जैसे पुर्तगाली आते हैं उसके बाद डच आते हैं। जैसे मैंने कहा 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना हुई थी और इनको पूरब के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्षों का चार्टर्ड मिला था, मतलब 21 वर्षों का लाइसेंस मिला हुआ था कि भैया आप जाइए पूरब के साथ 21 साल तक व्यापार कीजिए।
कंपनी के निर्देशकों की संख्या 17 थी। जब वो कंपनी के जितने भी लोग थे उनके निर्देशकों की संख्या 17 थी, इसीलिए इसे जेंटलमैन 17 के नाम से भी जाना जाता है। और 1605 जाना जाता है, यहाँ पर जाती नहीं है, जाना जाता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जाना जाता है। ये भी कई बार यूपीएससी की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 1605 ईस्वी में इसने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली थी। यानी कि डचों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में जो है वहां पर खोला गया था। इसमें निर्देशकों की संख्या 17 थी, इसीलिए इसे जेंटलमैन 17 के नाम से भी जाना जाता है। और इसको एक पूरब के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्षों का चार्टर्ड मिला था। 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना हुई थी। ये जितने भी फैक्चुअल डेटा बता रहा हूँ पेपर में कई बार पूछा गया है कि डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 ईस्वी में। कितने वर्षों का चार्टर्ड मिला था, तो 21 वर्षों का चार्टर्ड मिला था। कंपनी के निर्देशकों की संख्या कितनी थी, 17 थी, इसीलिए इसे जेंटलमैन 17 के नाम से जाने जाता है। और सबसे पहले इन्होंने मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किया था। तो ये रहा डचों के बारे में, देख लीजिए डच जो है, और भी देख लीजिए डचों के बारे में। इन्होंने एकमात्र किलेबंदी किया था, कई बार पेपर में ये भी पूछता है। एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी, थोड़ा सा मैं इस पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए, इन्होंने एकमात्र किलेबंदी की थी और ये किलेबंदी किया था पुलिकट जो बंगाल में किया था। किलेबंदी किया था इन्होंने पुलिकट बंगाल में किया था। इसके साथ ही साथ डचों का सबसे बड़ा देन क्या है, जैसे पुर्तगाली जाएं तो अपने साथ उन्होंने जैसे तंबाकू, जहाज निर्माण या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पॉपुलर तो अंग्रेज बनाते हैं, लेकिन डच आए तो अपने साथ कुछ लेकर आए। विश्व बाजार में भारतीय कपड़ों को स्थापित करने का श्रेय जो है डचों को ही जाता है, क्योंकि भारत का जो सूती वस्त्र जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट, सूती वस्त्र कितना मशहूर था पूरा भारत का, और भारतीय कपड़ों को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, डचों को ही जाता है। इन्होंने कभी भी भारतीय वस्त्र पर मनमाने शुल्क नहीं लगाया था। और 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक शिकस्त दे दी थी। तो जब ये हटेंगे तभी तो दूसरा कोई आएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, जैसे पुर्तगाली आते हैं तो अपने साथ तंबाकू, जहाज निर्माण, तंबाकू था, जहाज निर्माण था, वो लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के स्थापना उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। वैसे ही डच जो आते हैं वो सबसे पहले भारतीय कपड़ों को स्थापित करने का श्रेय या भारतीय कपड़ों को विश्व व्यापार बाजार में मतलब श्रेय देने का काम जो किया गया था वो डचों को ही विश्व बाजार में स्थापित करने का श्रेय डचों को ही इन्होंने दिया था। और एक ही किलाबंदी किया था, वो भी पुलिकट बंगाल में किया था, कभी भी इन्होंने मनमाने शुल्क नहीं लगाए थे। और 1759 में वेदरा का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध होता है और अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक शिकस्त दे दिया था। तो जितना भी इस डचों से रिलेटेड है इसको पढ़ लीजिएगा। 21 वर्षों का चार्टर्ड, निर्देशकों की संख्या 17, जेंटलमैन 17, और पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने खोला था। ठीक है, डचों ने पुलिकट जो बंगाल में जो जगह है पुलिकट, एक मिनट रुक जाइए आप। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। इसके साथ साथ बंगाल से डच सूती वस्त्र, रेशम, शोरा और अफीम का निर्यात करते थे। बंगाल से डच क्या करते थे, सूती वस्त्र का, रेशम का, सोरा का, अफीम का निर्यात करते थे। और डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित ही कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों के नौसैनिक शक्ति के सामने टिक नहीं सके, क्योंकि पूरे विश्व में अंग्रेजों की नौसेना थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों की नौसेना इतनी स्ट्रांग थी कि इसके सामने कोई टिक नहीं पाता। जिसकी नौसेना स्ट्रांग होगी, जिस पर समुद्र पर नियंत्रण रहेगा, वही विश्व में राज करेगा। तो अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक शिकस्त दी थी, क्योंकि उनकी नौसेना जो थी बहुत ही मजबूत थी और इनकी नौसेना के सामने ये लोग टिक नहीं पाए। तो ये रहा डचों के बारे में। तो चलिए आज दो ही टॉपिक करते हैं, एक पुर्तगाली, दूसरा डच। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने इसमें बता दिया। जितने भी इसके टॉपिक्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिएगा। डचों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में, किलेबंदी सबसे पहले कौन करता है, कौन गवर्नर बन के आता है, कौन लोकप्रिय गवर्नर बन के आता है, किसको स्थापना का श्रेय दिया जाता है, निर्देशकों की संख्या कितनी थी, डच सबसे पहले कब आए, वेदरा का युद्ध कब हुआ था, जेंटलमैन 17 किसे कहते हैं, डचों कहते हैं, पुर्तगालियों को कहते हैं। ये जितना भी इंपॉर्टेंट, जितना भी फैक्चुअल डेटा मैं आपको बताया हूँ, आराम से वीडियो को देखिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आगे पीछे करके जरूर देखेंगे जब वीडियो को, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है आप अंग्रेज, फ्रांसिसो और डेनिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए
और कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि आप लोग का भी मनोबल बना रहे और हम लोग का भी मनोबल बना रहे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।